तो मूवी नर्ड्स आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर सीरीज के बारे में जिसका नाम है इट वेलकम टू द डेरी। तो ये काफी बढ़िया सीरीज है और इसके वीकली एपिसोड्स आ रहे हैं। इस सीरीज की स्टोरी सेट है 1962 के डेरी टाउन में, यानी इट मूवी के 27 साल पहले की कहानी है। और हाँ, पेनीवाइज और इट के कुछ हिडन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब एपिसोड 1 शुरू होता है मैटी क्लेमेंट्स नाम के एक लड़के को दिखाकर। तो 4 जनवरी 1962 की एक रात वो कैपिटल थिएटर्स में चुपके से आता है। वहाँ वो म्यूजिक मैन नामक एक मूवी देख रहा होता है। वैसे अगर आपने इट मूवी देख रखी है तो कैपिटल थिएटर वही जगह है जहाँ लूजर्स क्लब वाले बच्चे खेलने या टाइम पास करने आया करते थे। अब कमिंग बैक टू स्टोरी, वहाँ स्क्रीन पर यू गॉट ट्रबल सॉन्ग बजता है और हम मैटी को पैसिफायर सक करते देखते हैं। अब पैसिफायर्स यूजुअली छोटे बच्चों को दिया जाता है उनको शांत करने के लिए, लेकिन मैटी इसके लिए काफी बड़ा था तो वो शायद अपनी सैडनेस और अकेलेपन के साथ कोप अप करने के लिए इसे यूज करता है। एनीवेज, अब मैटी अक्सर बिना टिकट खरीदे ऐसे ही मूवी देखने आ जाया करता, इसलिए थिएटर का मैनेजर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। ऐसे में मैटी बाहर आकर छिपने लगता है। अब थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट हैंक, बेसिकली जो सिनेमा रील्स को चलाता है, वो उस मैनेजर को समझाता है कि बेचारा बच्चा इतनी रात गए आया है, मतलब जरूर उसके घर में कुछ कांड हुआ होगा, तो उसे जाने दो। लेकिन वो मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता। वो मैटी को पकड़ने के लिए भागता है। तभी मैटी को छिपते हुए एक रॉनी नाम की लड़की देख लेती है, मगर वो मैनेजर को गलत डायरेक्शन बताकर मैटी को बचा लेती है। वैसे मैनेजर की तरह डेरी टाउन के ऑलमोस्ट सारे लोग काफी क्रूअल और ईविल बन चुके थे और इसी वजह से पेनीवाइज इस टाउन के लोगों को अपना शिकार बनाना पसंद करता था। अब मैटी थिएटर से भाग गया था और डेरी टाउन से तंग आकर वो शहर छोड़कर जाने का प्लान करता है। रोड पर वो लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है और तभी एक कार उसके पास आकर रुक जाती है। उसके अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी, उसका पति, बेटी और एक छोटा बेटा होता है। वो कहते हैं कि वो पोर्टलैंड जा रहे हैं और मैटी उस गाड़ी में बैठ जाता है। शुरुआत में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बहुत स्ट्रेंज होने लगती है। बेटी एक लीवर का डब्बा खोलती है और उसे सूंघकर हंसने लगती है, यहाँ तक कि वो मैटी को भी अपने गंदे खून से सने हाथ स्मेल करवाती है। और वो छोटा बेटा अपनी मॉम के कहने पर कई वर्ड्स स्पेल करने लगता है, जैसे कि ट्रबल वर्ड। एकदम से पूरी फैमिली ट्रबल वर्ड बार बार एक साथ बोलने लग जाती है और इससे मैटी घबरा जाता है। इनफैक्ट मैटी देखता है कि उसकी कार वापस डेरी टाउन में एंट्री ले चुकी है। ऐसे में मैटी डर जाता है और गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता है और हड़बड़ी में उसका हाथ उस प्रेग्नेंट लेडी को लग जाता है। इसकी वजह से उसे पेन शुरू होने लगता है। पूरी फैमिली आउट आउट चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि एक डीमन जैसा दिखता है। बेसिकली एक म्यूटेंट बच्चा जिसके पंख होते हैं। वो गाड़ी में इधर उधर उड़ने लगता है। और दोस्तों, हम इट मूवीज से जानते हैं कि पेनीवाइज अपने विक्टिम के ट्रॉमा या फियर का रूप लेता है और उन्हें मार देता है। बेसिकली मैटी भी कहीं दूर उड़कर डेरी टाउन से भाग जाना चाहता था, लेकिन वो उसमें हमेशा असफल रहा। अब नेक्स्ट सीन में अचानक हम देखते हैं कि कार का ग्लास टूट जाता है और पैसिफायर सीधा नीचे सीवर के अंदर गटर में गिर जाता है और फाइनली इंट्रो चलती है, इट वेलकम टू द डेरी, यानी कि मौत की शुरुआत अब हो चुकी है। अब कहानी आती है 4 महीने बाद अप्रैल 1962 में, जहां हम फिल नामक एक बच्चे को देखते हैं। वो अक्सर अपनी दूरबीन से पास के एयर बेस पर उतरते मिलिट्री प्लेन्स को देखा करता था। वहाँ कुछ दिनों से काफी सारे प्लेन्स लैंड हो रहे थे, जिसकी वजह से वो एलियंस वगैरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने लगता है। वो ये सारी बातें टेडी नाम के उसके दोस्त से शेयर करता है, लेकिन टेडी इन बचकानी बातों को यूजुअली इग्नोर किया करता। उधर जो लेटेस्ट प्लेन लैंड हुआ था उसमें से 2 ऑफिसर नीचे उतरते हैं, मेजर लेरॉय हेनलन और कैप्टन रूसो। दोनों ऑफिसर्स एयरफोर्स में थे और पहले कोरिया में तैनात रह चुके थे। अब कर्नल फुलर उन्हें रिसीव करता है और उन्हें प्लान की डिटेल्स देने लगता है। एयरबेस पर आते ही सारे हेनलन को सल्यूट करते हैं, लेकिन एक मास्टर्स नाम का बंदा हेनलन के साथ रेसिस्ट बर्ताव करता है क्योंकि वो ब्लैक थे। बाद में कर्नल शॉ उसे डांट लगाकर उससे सल्यूट करवाते हैं और उसे पनिशमेंट भी दी जाती है। अब हेनलन कहता है कि वो कुछ दिन बेस पर ही रुकेगा और फैमिली के वहां पहुंचते ही डेरी में किराए के एक घर में शिफ्ट हो जाएगा। वो थोड़ी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था अपने फैमिली वगैरह के साथ। यहाँ हम एक और ब्लैक आर्मी ऑफिसर डिक हेलरन को भी देखते हैं। वो बेसिकली द शाइनिंग यूनिवर्स का एक कैरेक्टर है और उसके पास एक खास टेलीपैथिक पावर होती है जिसे द शाइन कहा जाता है, जिससे ये लोग इमोशंस और कभी कभी भविष्य तक महसूस कर सकते हैं। यहाँ वो शायद अपनी शाइन का इस्तेमाल करके कुछ खोजना चाहता है, जिसके बारे में हम आगे जान पाएंगे। अब सीन शिफ्ट होकर डेरी हाई स्कूल पर आता है।
बोर्ड पर लिखा होता है टर्टल सेज डक इन कवर। यहाँ हम एक टर्टल मैस्कॉट भी देख पाते हैं। वैसे ये कोई रैंडम डिटेल नहीं है, बल्कि स्टीफन किंग यूनिवर्स में एक मैट्यूरिन है, एक कॉस्मिक टर्टल का प्रतीक जो यूनिवर्स की गुड फोर्स है, और पेनीवाइज के बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे देवता और असुर होते हैं काइंड ऑफ वैसे ही। मतलब जहाँ पेनीवाइज डर और तबाही फैलाता है, वहाँ मैट्यूरिन क्रिएशन, बैलेंस और काइंडनेस का सिंबल है। इसलिए वेलकम टू द डेरी में हम जगह जगह टर्टल के रेफरेंस को देख पाएंगे। दूसरी ओर डेरी हाई स्कूल में हम लिली बेनब्रिज को देखते हैं, जिसके लॉकर में कुछ बच्चों ने आचार रखकर उसे परेशान किया होता है। बेसिकली वो लोग उसे बुली किया करते, लेकिन उसकी दोस्त मार्ज उसे संभाल लेती है और दोनों क्लास की ओर बढ़ते हैं। इधर हम फिल और टेडी को भी देख पाते हैं। फिल हमेशा की तरह टेडी को एयरबेस के प्लान्स, एलियंस और सीक्रेट रूम जैसी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनाता रहता है। बाद में दोनों घर पर होते हैं, जहाँ फिल अपने नेबर को कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है। तभी उस नेबर की बिल्ली आकर सारा मजाक किरकिरा कर देती है और फिर बातों बातों में वो मैटी के बारे में डिस्कस करते हैं। टेडी कहता है कि 4 महीने हो गए लेकिन मैटी अब तक नहीं लौटा है। इस पर फिल कहता है कि वो उनका दोस्त भी नहीं था, बस मैटी की माँ उनको चॉकलेट्स दे रही थी, इसलिए वो उसके बर्थडे पर जाते थे। उसका कहना था कि मैटी या तो समाप्त हो गया है या भाग गया है, और इस बात पर टेडी फिल पर काफी गुस्सा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लिली की ओर। वो घर पर बैठी अपनी ब्रेसलेट को देख रही होती है, जिसमें एक छोटा टर्टल चार्म लगा होता है। वो वही टर्टल था जो उसे मैटी ने गिफ्ट किया था। दरअसल कुछ समय पहले मैटी और लिली एक सीक्रेट अड्डे पर आ गए थे। वो बेसिकली फिल और टेडी का सीक्रेट स्पॉट था। वो एक पुराना व्यूइंग डेक था जो बंद हो चुका है। वहाँ दोनों बातें कर रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। दोनों के स्नैक्स के पैकेट से टॉयज निकलते हैं। लिली को मिलता है रॉकेट और मैटी को एक टर्टल मिलता है। वो मुस्कुराकर वो टर्टल लिली को दे देता है और कहता है कि टर्टल्स लकी होते हैं। अब वो रात थी 31 दिसंबर 1961 की, जहां बस कुछ ही पल में 12 बजने वाले थे। मैट यहाँ लिली को लेकर आया था कुछ अच्छे पल बिताने के लिए, क्योंकि दोनों अपनी लाइफ में काफी दुखी और दर्द से गुजर रहे थे। मैटी लिली को अपने पिता के बारे में पूछता है और हमें पता चलता है कि उसके पिता पिकल फैक्ट्री में काम करते थे, जहाँ एक हादसे के दौरान वो मशीन में फंसकर खत्म हो गए थे। लिली को अब इस बात का गिल्ट होता है कि अगर वो उस दिन अपने पिता को उसका टॉय वापस लाने फैक्ट्री नहीं भेजती तो शायद वो आज जिंदा होते। अब 12 बजते ही हर जगह न्यू ईयर का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। मैटी वहां लिली के करीब आने की कोशिश करता है, शायद उसे किस करना चाहता था, लेकिन लिली घबराकर पीछे हट जाती है। इससे मैटी को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करती। वो ऑकवर्ड होकर वहां से चला जाता है और तभी से दोस्तों वो गायब हुआ था। और फिर फर्स्ट सीन में हम देख चुके हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। अब प्रेजेंट टाइम में लिली उसी गिल्ट में जी रही थी कि काश वो उस रात मैटी को रोक लेती तो शायद आज वो जिंदा होता। उसकी याद में वो टर्टल वाला टॉय आज भी संभाल कर रखती है। तभी लिली की माँ उसे अपने पिता की कब्र पर जाने के लिए कहती है, लेकिन लिली मना कर देती है क्योंकि वो अब तक अपने पिता की मौत के गिल्ट से उभर नहीं पाई थी। यहाँ हम जान पाते हैं कि लिली कुछ समय के लिए जुनिपर हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती रही थी, जहाँ का एक्सपीरियंस काफी डरावना था उसके लिए, इसलिए वो वापस कभी वहां जाना नहीं चाहती थी। अब लिली को बाथरूम के सिंक में अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई ट्रबल ट्रबल गा रहा हो। ये वही गाना था जो मैटी द म्यूजिक मैन में देख रहा था। वो डरते हुए पास जाती है और तभी सिंक से खून से सनी हुई 2 उंगलियां बाहर आ जाती हैं, मानो कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लिली कांपते हुए पूछती है कि मैटी क्या ये तुम हो? और एक कमजोर आवाज आती है कि हाँ, पर मैं बाहर नहीं आ सकता, वो मुझे आने नहीं देता। अब नेक्स्ट डे वो मार्च को ये सारी घटना बताती है। इस पर मार्च कहती है कि वो ऐसी बकवास बातें करना बंद कर देंगे क्योंकि इससे लोग उसे पागल समझेंगे। बेसिकली वो पॉपुलर हाई स्कूल गर्ल्स से दोस्ती करना चाहती थी और लिली के साथ रहकर उसकी इमेज डाउन हो जाती, इसलिए वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वो दोस्ती के नाम पर धब्बा थी। खैर अब नेक्स्ट सीन में टेडी और फिल अपने सीक्रेट अड्डे पर आ जाते हैं। उन्हें वहां लिली बैठी दिखाई देती है। वो शॉक थे क्योंकि ये उनकी सीक्रेट प्लेस थी, जिस पर लिली बताती है कि एक बार मैटी उसे यहाँ लेकर आया था। वो इन दोनों को बाथरूम सिंक वाले इंसिडेंट के बारे में बता देती है और ये भी बताती है कि उसे कल मैटी की आवाज में ट्रबल ट्रबल वाला सॉन्ग सुनाई दे रहा था। फिल और टेडी उस पर यकीन नहीं करते और फिर लिली अपसेट होकर वहां से चली जाती है। अब दूसरी तरफ जनरल शॉ मेजर हेनलन से बात करते हैं। हमें पता चलता है कि हेनलन ने कोरियन वॉर में सर्व किया था, लेकिन उसका ऑपरेशन अधूरा रह गया और उसी मिशन के दौरान उसके चेहरे पर स्कार पड़ गया था। अब शॉ हेनलन को बताते हैं उसे B-52 बॉम्बर जेट को टेस्ट करना है और जरूरत पड़ने पर एनिमी बेस पर हमला भी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि हेनलन काफी निडर और एक्सपीरियंस्ड पायलट है। मीनवाइल हम टेडी को अपने घर अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। वो ज्यूस फैमिली से बिलोंग करता है
और उसकी फैमिली बेहद स्ट्रिक्ट होती है। वो अपने पिता से सवाल करता है कि क्या कोई बच्चा 4 महीने गटर में जिंदा रह सकता है और क्या किडनैप हुए बच्चे गटर में हैं वगैरह वगैरह। इस पर उसके पिता फटकार लगाकर कहते हैं कि ऐसी कॉमिक्स वाली ख्याली बातें ना कर। उन्होंने एज अ जो रियल हॉरर देख रखा है। उनके लोगों पर काफी अत्याचार हुए थे, यहाँ तक कि उनकी चमड़ी निकालकर लैम्प शेड बनाए जाते थे। मतलब कि लैम्प के बल्ब के ऊपर कपड़े के बजाय उनकी चमड़ी लगाई जाती। ऐसा कहकर वो टेडी को फिक्शनल हॉरर वाली बातें दिमाग से निकालने के लिए कहते हैं। अब कुछ देर बाद टेडी अपने कमरे में जाकर कॉमिक्स पढ़ने लगता है। तभी उसके साइड में रखा लैम्प फ्लिकर करने लगता है। टेडी देखकर घबरा जाता है। उस लैम्प शेड पर इंसानी चमड़ी से बने चेहरे उभर आते हैं। वो डर कर चिल्लाता है और उसका भाई दौड़कर कमरे में आता है, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसका भाई उसकी हरकतों से फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ तक कह देता है कि वाकई क्या तुम मेरे ही भाई हो। अब अगले दिन टेडी फिल और लिली को पिछली रात की सारी घटना बता देता है। फिल को टेडी की बात पर पूरा यकीन था, आज वो उसे बचपन से जानता था। अब तीनों फैसला लेते हैं कि ये बात किसी बड़े को नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई उन पर यकीन नहीं करेगा और सब उन्हें पागल समझेंगे। इसलिए वो खुद ही सच्चाई जानने निकल पड़ते हैं। ये लोग लाइब्रेरी में उस दिन के न्यूज़पेपर आर्टिकल ढूंढने लगते हैं जिस दिन मैटी गायब हुआ था, और यहाँ इन तीनों के साथ फिल की छोटी बहन सूजी भी थी। फाइनली इन्हें वो न्यूज़पेपर आर्टिकल मिलता है जिसमें थिएटर और मैटी के बारे में मेंशन किया था। उसमें रॉनी का भी जिक्र था, जिसे हमने स्टार्टिंग सीन्स में थिएटर में देखा था मैटी को बचाते हुए। वेल, अब ये लोग रॉनी से बात करने जाते हैं, लेकिन रॉनी इनसे बात करने से इनकार कर देती है, क्योंकि मैटी के गायब होने के बाद से पुलिस उसकी फैमिली से आए दिन पूछताछ करती रहती। पुलिस किसी तरह उसके पिता हैंक को फंसाना चाहती थी, एज वो ब्लैक थे। लेकिन फिर रॉनी इन बच्चों की बात सुनती है कि इन्हें पाइप से आवाजें आती है। वो भी उनसे शेयर करती है कि कैसे उसे भी पाइप से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है। दूसरी तरफ जब हेनलन रात को सो रहा होता है तो 3 मास्क लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो लोग हेनलन पे पिस्तल तान कर उससे B-52 प्लान की डिटेल्स मांग रहे थे, लेकिन वो डिटेल्स देने से मना कर देता है। ऐसे में अटैकर्स उसे शूट करने ही वाले थे कि कमरे में रूसो आ जाता है और वो इन अटैकर्स पर हमला कर देता है। फिलहाल के लिए मास्क लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। एनीवेज, अब रॉनी, लिली, टेडी, फिल और सूजी ये सब लोग थिएटर आ जाते हैं। रॉनी उन्हें वो ट्रबल वाला गाना सुनाने लाई थी जो उसने और लिली ने पाइप से सुना था। रॉनी सिनेमा के रील्स चलाने के लिए प्रोजेक्ट रूम जाती है। अब स्क्रीन पर द म्यूजिक मैन मूवी शुरू हो जाती है। इसे देखकर फिल और टेडी की आंखों में आंसू आते हैं। उन्हें याद आता है कि उन्होंने कभी भी मैटी को सच में अपना दोस्त माना ही नहीं था। वो बस उसकी माँ के दिए हुए कैंडीज लेकर चले गए थे, पर उसके बर्थडे पर भी नहीं पहुंचे। और वही वो दिन था 4 जनवरी जब वो गायब हुआ था। अब लिली को भी काफी बुरा फील होता है कि काश वो उसे किस कर लेती या समझ ही पाती, क्योंकि मैटी उसे पसंद करता था। अब अचानक से उनको मूवी के अंदर मैटी दिख जाता है और हम व्यूअर्स भी उन कार वाले 2 बच्चों को देख पाते हैं। स्क्रीन के अंदर से मैटी उनसे बात करने लगता है। वो इन तीनों से कहता है कि सारा फॉल्ट उनका ही है, और अब ये लोग और भी ज्यादा गिल्ट फील करने लगते हैं। अब तक हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि सारा तामझाम इट का है। वही अपने विक्टिम्स को इमोशनली मैनिपुलेट करता है। अब मैटी के हाथ में एक बेबी भी होता है, वही डिमोनिक बेबी जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और अगले ही पल वो बच्चा स्क्रीन से बाहर निकल आता है, जैसे फिक्शन और रियलिटी की कोई वॉल ब्रेक हो गई हो। वो बेबी मॉन्स्टर फिल और टेडी पर हमला कर देता है, उन्हें हवा में उठाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब रॉनी प्रोजेक्शन रूम से ये सब देख रही होती है। उसके फेस पर हॉरर और शॉक एक साथ दिखता है। वहाँ लिली सीट के नीचे छिप जाती है। सूजी को देखकर वो उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है और अगले ही पल मॉन्स्टर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉनी किसी तरह प्रोजेक्शन रूम से बाहर निकलती है और लिली को पकड़कर बाहर भागती है। लिली रोती हुए कहती है कि उस मॉन्स्टर ने सबको खत्म कर दिया। तभी वो अपने हाथ को नोटिस करती है तो उसके हाथ में सूजी का आधा कटा हुआ हाथ था, यानी अब तक सूजी भी मारी जा चुकी है। दोनों डर के मारे चिल्ला उठते हैं और सीन यहीं पर ब्लैकआउट हो जाता है और बस यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। यानी दोस्तों, इट ने लिली और रॉनी को छोड़कर सारे बच्चों को खत्म कर दिया है। अब इस एपिसोड में काफी सारे हिडन रेफरेंसेस भी हैं। टर्टल यानी वो मैटिरन, फिर वो द शाइन पावर वाला डिक, अब टेडी का पूरा नाम टेडी यूरिस होता है, और लूजर्स क्लब यानी इट मूवी के लूजर्स क्लब में एक स्टैनली यूरिस नाम का बच्चा होता है। यानी कि बेसिकली स्टैनली टेडी के ही भाई का एक वंशज होगा। इट वेलकम टू द डेरी के अगले एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून टू कहानी रन। और हाँ, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।